हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए एक बार फिर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। हम लोग इस वक्त स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था के बारे में जान रहे थे। तो आज के क्लास में हम लोग स्विट्जरलैंड के संघ की अमेरिकी संघ से तुलना करेंगे। आज कंपैरिजन ऑफ स्विस फेडरेशन विद अमेरिकन फेडरेशन, स्विट्जरलैंड के संघ की अमेरिकी संघ से तुलना। आमतौर पर हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी किसी चीज का, किसी समिति, संस्था या किसी भी निकाय का जब तुलना हम लोग करते हैं तो उसका आमतौर पर दो आधार पर उसकी तुलना की जाती है। एक कि इन दोनों के बीच में समानताएं यानी एक जैसी कौन सी बात है, और असमानताएं यानी कि दोनों में भिन्न अलग अलग कौन सी बात है। इसी के आधार पर हम लोग किसी का तुलना करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं स्विट्जरलैंड की संघ की अमेरिकी संघ से तुलना। संघात्मक व्यवस्था राजनीतिक विचार और व्यवहार में अमेरिका की देन है। इस कारण विश्व के जिन देशों द्वारा संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है उसकी तुलना अमेरिकी संघ से करना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो विचार है या उसका जो व्यवहार है संघात्मक शासन व्यवस्था की, वो अमेरिकी संविधान की देन है। इसलिए जब भी कोई और देश उस व्यवस्था को लागू करता है तो उससे उसकी तुलना करके देखा जाता है कि संघ की अमेरिकी संघ में और इसके संघ में क्या समानता है और क्या असमानता है। तो हम लोग बात करते हैं अभी पहले समानताएं की। एक जैसा क्या है? स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था और अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में प्रमुखतः निम्नलिखित समानताएं देखी जा सकती, जिसमें सबसे पहला है स्विस और अमेरिकी दोनों ही संघों का निर्माण सुरक्षा की भावना के आधार पर हुआ है। स्विस कैंटनों को यूरोप के पड़ोसी राज्यों से भय था और उनसे अपनी रक्षा के लिए उनके द्वारा संघ का निर्माण किया गया। इसी प्रकार अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटिश तथा स्पेनिश साम्राज्यवाद से भय था और उनसे अपनी सुरक्षा के लिए उनके द्वारा संघ का निर्माण किया गया। यानी कि दोनों ही देश, स्विट्जरलैंड और अमेरिका, दोनों की संघ का निर्माण का एक आधार है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए संघ का निर्माण किया। अब दूसरी समानताएं की बात करते हैं हम लोग। अमेरिकी और स्विस दोनों संघों का निर्माण एक ही प्रक्रिया और प्रवृत्ति के आधार पर हुआ है। संघ के निर्माण की दो प्रक्रियाएं होती हैं। प्रथम केंद्रमुखी प्रवृत्ति या सम्मिलन की प्रक्रिया द्वारा, और द्वितीय यानी कि दूसरा केंद्रमुखी प्रवृत्ति या पृथक्करण की प्रक्रिया द्वारा अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों ही संघों की इकाइयां संघ के निर्माण के पूर्व स्वतंत्र राज्य थी और स्विस दोनों ही संघों की इकाइयां संघ निर्माण के पूर्व स्वतंत्र राज्य थी और संबंधित राज्यों द्वारा
दोनों ही संघों का निर्माण केंद्रोन्मुखी प्रवृत्ति या सम्मिलन की प्रक्रिया के आधार पर हुआ है। इसके विपरीत भारतीय या सोवियत रूस का संघ का निर्माण केंद्र विमुखी प्रवृत्ति या पृथक्करण की प्रक्रिया के आधार पर हुआ है। यानी कि संघ निर्माण की जो दो प्रक्रिया है उसमें से अमेरिकी संघ और स्विट्जरलैंड की संघ का निर्माण दोनों के एक ही प्रक्रिया से हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी तीसरी समानता की। स्विस और अमेरिकी दोनों संघ राज्यों में शक्ति विभाजन के लिए एक ही पद्धति को अपनाया गया है और वह पद्धति है गणना तथा अवशेष की पद्धति। यानी कि कोई चीज यानी सब्जेक्ट जो है उसको निश्चित करके किसी केंद्र सरकार को दे दिया गया, अवशेष जो बचे हैं वो राज्य सरकारों को दे दिया गया, वही गणना और अवशेष की पद्धति है। दोनों ही संघ राज्यों के संविधान में केंद्रीय सरकार की शक्तियां निश्चित कर दी गई है और सभी अवशिष्ट यानी कि बचे बाकी शक्तियां इकाई को प्रदान की गई है। स्विस संविधान की धारा 3 और अमेरिकी संविधान के 10वें संशोधन द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि जो अधिकार संघ को नहीं दिए गए हैं वे सभी संघ की इकाइयों को प्राप्त होंगे। यानी कि स्विट्जरलैंड की संविधान की धारा 3 और अमेरिकी संविधान की 10वें संशोधन के द्वारा यह तय कर दिया गया कि जो केंद्र को शक्ति दी गई है सो दी गई है, बाकी जितने भी बचे हैं वो सब के सब राज्यों को प्रदान किया गया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी चौथे समानता की। दोनों संघ राज्यों में संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी कि उच्च सदन में राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिकी संघ में प्रत्येक इकाइयों के द्वारा सीनेट में अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और संघ में प्रत्येक इकाई राज्य परिषद में अपने 2 प्रतिनिधि भेजती है। स्विस संघ के अंतर्गत इस संबंध में केवल पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में अंतर किया गया है। यानी कि वहां जो पूर्ण कैंटन है यानी कि पूरे राज्य जो हैं वो 2 प्रतिनिधि भेजते हैं और अर्ध कैंटन जो है वो 1 प्रतिनिधि भेजते हैं। बस इसी का अंतर है, बाकी समान प्रतिनिधित्व दिया गया है वहां के भी संविधान में यानी कि स्विट्जरलैंड के संविधान में। अब हम लोग बात करते हैं इसकी 5वीं समानता की। अमेरिकी और स्विस संघ दोनों ही संघ राज्यों के अंतर्गत इकाइयों के अपने पृथक संविधान यानी कि अलग संविधान है और दोनों संघ राज्यों में यह शर्त है कि इकाइयों के संविधान संघीय संविधान के अनुरूप ही होने चाहिए और उनके द्वारा अनिवार्य रूप से प्रजातंत्र यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही अपनाया जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं 6ठी समानता की। अमेरिका और स्विस दोनों संघ राज्यों के अंतर्गत इकाइयों को संघ से संबंध विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों ही संघ राज्यों में संघ से अलग होने का अधिकार राज्यों को प्राप्त नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं 7वें समानता की। अमेरिकी और स्विट्जरलैंड इन दोनों संघों के निर्माण के समय स्थानीयता की प्रवृत्ति प्रबल थी और इन दोनों में इकाइयां ही संघ के आधार हैं, लेकिन इन दोनों
संघ राज्यों के विकास में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति देखी गई है। दोनों संघ राज्यों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की शक्तियों में लगातार वृद्धि हुई है। रैपार्ड के कथनानुसार या उनके द्वारा कहा गया कि अमेरिका की भांति स्विट्जरलैंड में ऐतिहासिक विकास राष्ट्र के राजनीतिक जीवन के आकर्षण केंद्र को खंडों से हटाकर अत्यधिक यानी कि ज्यादा से ज्यादा संपूर्ण की ओर ले जा रहा है। तो ये थी कुछ अमेरिकी संघीय व्यवस्था और स्विट्जरलैंड संघीय व्यवस्था की तुलना में उनकी कुछ समानताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में इसकी असमानताएं के बारे में हम लोग जानेंगे।